Hello students, welcome to your channel Basic Concept. This video lecture is for class 10th Maharashtra State Board student, that is 10th SSC students. अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का पहला चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन, और ये हमारा 4th लेक्चर है. ठीक है, इस लेक्चर में हम न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ जो उन्होंने फ्रेम किया, वो फ्रेम करने में केपलर्स लॉ की कैसे मदद की, केपलर्स लॉ की कैसे उन्होंने मदद ली, मतलब इस लॉ को कैसे इस्तेमाल करके ये उन्होंने एज्यूम किया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे. तो इसके लिए मुझे ये दो चीजें पता होनी चाहिए. क्या पता होना चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है. इनवर्स स्क्वायर रूल अगर आपको पता नहीं है तो लेक्चर नंबर 3 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 मेरा देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा. तो इनवर्स स्क्वायर रूल क्या था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. अगर ये ठीक से पता नहीं है तो ग्रेविटेशन का 3rd लेक्चर आप चेक कर लीजिए इसी चैनल पे. ओके, दूसरा क्या है? केपलर्स लॉ. केपलर के 3 लॉ थे, उसमें से 3rd लॉ की उन्होंने मदद ली. 3rd लॉ क्या था? 3rd लॉ था t² अपॉन r³ जो है वो एक कांस्टेंट है. तो इस चीज की मदद लेके उन्होंने ये कैसे एज्यूम किया, ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे. अच्छा, ध्यान से देख लो दोनों चीजों को, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं. अच्छा, तो r³ अपॉन t² याद है उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो भी कांस्टेंट रहेगा, उसको मैं 1/k ले सकता हूं. ये जरा चीजें जरा याद रख लो, क्या दिखा है. ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली कि न्यूटन ने इसकी मदद से ये कैसे फ्रेम किया, ये जानने की कोशिश करेंगे. ओके, दैट मीन्स हमको समझ में आ गया है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं. हम सीखने वाले हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्म करने में इस 3rd लॉ की कैसे मदद हुई. ठीक है. अच्छा, ओके, हमने एक चीज जान ली फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इमेजिन करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसको इस मोशन में रखने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा. वो टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्ट करता है ना, वो एक फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा जो टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. और इस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? F इज इक्वल टू mv² बाय r. इस फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? mv² बाय r. उसमें m क्या है? इसका मास, इस बॉडी का, जो बॉडी घूम रही है उसका मास. v क्या है? v है उसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो घूम रहा है. और r क्या है? r इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस. तो क्या मैंने सब चीजें जो बताई वो समझ में आ गई? पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो फोर्स जो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. अच्छा, क्या उस फोर्स का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं? हाँ, उसके लिए फॉर्मूला है. क्या है वो फॉर्मूला? mv² बाय r. ओके, मतलब इसका फॉर्मूला मैं यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. ओके, अब और एक चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं. वो चीज है कि अगर ये चीज यहां से घूम के वापस यहां आए, इस सर्कुलर पाथ को पूरा कंप्लीट करे, ए से शुरू होकर वापस ए पे आए, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वो डिस्टेंस कवर करेगी ये पार्ट सर्कमफ्रेंस, ये पार्ट सर्कमफ्रेंस कवर करेगा. सर्कमफ्रेंस कवर करेगा. सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कमफ्रेंस होता है 2πr या πd, राइट.
पाई डी भूल जाओ, पाई डी 2 पाई आर। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि वो ऑब्जेक्ट अगर पूरा घूम के यहां पे आ जाए तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस। कोई डाउट यहां तक? अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है तो फिर से थोड़ा सा वो स्लाइडर पीछे कर दो और वापस एक बार ये सारी चीजों को देखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या है, अब मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि प्लैनेट उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, प्लैनेट उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके सेंटर पे सन है और वो प्लैनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो एक फोर्स होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर होगी और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मेरे को पता है, F इज इक्वल टू mv²/r। अच्छा, ये भी चीज मुझे पता है कि ये प्लैनेट अगर यहां से घूम के फिर से यहां तक जब पहुंचेगा तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर। अच्छा, और एक चीज मुझे ये पता है कि यहां से घूम के जब यहां तक आता है तो जितना टाइम उसको लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और उसका सिंबल है टी। मतलब ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड, तो टाइम टेकन कितना रहेगा, कितना टाइम लेगा वो प्लैनेट वहां से यहां तक आने को, कैपिटल टी। और कैपिटल टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि ये रिवॉल्व किया ना एक बार, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अच्छा, ये दोनों चीजों को देख के डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी लास्ट ईयर्स फिजिक्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वो स्पीड। तो स्पीड हो जाएगी इसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये चीज क्लियर है ना? स्पीड को हमने कैसे लिया था, v। सो v हो जाएगा 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। इज दिस क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। ओके, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, इसको कंबाइन करते हैं। लेट मी रब दिस। तो हम अब इमेजिन करते हैं कि एक प्लैनेट घूम रहा है, उसको घूमने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और वो फोर्स है mv²/r। फोर्स है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो घूम रहा है। छोटा सा एक ड्रॉप, ये हमारा सन है और ये अर्थ है, ये प्लैनेट है, सॉरी अर्थ नहीं प्लैनेट है, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। ओके, अब इसकी स्पीड मेरे को पता है उस प्लैनेट की स्पीड जो है वो है 2 पाई r अपॉन t। तो ये सारी चीजें जब मैं इधर डालूंगा तो मुझे मिलेगा, इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर ना, तो मुझे मिलेगा f is equal to m 2 pi r upon t the whole square upon r। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आए ना, फ्रैक्शन न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर हो, अगर ऐसा कुछ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यू कैन ऑलवेज सेपरेट दिस डिनोमिनेटर। तुम ऐसे लिख सकते हो न्यूमरेटर इनटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके लिख दो। आज समझ में आई नहीं आई? जब कभी भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा है a अपॉन b अपॉन c ऐसा कुछ दिया होगा, तो क्या करो, ये दो बार अपॉन मत लिखो, ये न्यूमरेटर ना, इसको लिख दो a अपॉन b और इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई करके लिख दो 1 अपॉन c। नहीं समझ में आ रहा तो इस पार्ट को वापस 2-3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब मैं समझ गया कि इस डिनोमिनेटर को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके
1/r लिख दूंगा, बाकी इसको सॉल्व कर देते। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा m4 पाई स्क्वायर, राइट, पाई स्क्वायर आएगा ना, r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इज दिस ओके? क्या मिला मुझे? m4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू 1/r। ये 1/r तो इधर होगा, ये r और ये r कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिला? f इज इक्वल टू m4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। अच्छा, अब केपलर का थर्ड लॉ याद करो, उन्होंने बोला टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। टी स्क्वायर तो है मेरे पास, आर क्यूब नहीं है। इस एक आर को आर क्यूब करने के लिए और 2r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम किसी भी चीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर वैल्यू किसी भी चीज की चेंज नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 7, इसको मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? वो है 1। अच्छा, 1 क्या होता है? सेम नंबर अपॉन सेम नंबर, सेम नंबर अपॉन सेम नंबर इज 1, राइट। तो इस 7 को अगर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 8/8 से करूंगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 7 8 56 अपॉन 8। क्लियर? ये सब बेसिक्स है, ये शायद आपको आते हो, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर सिर्फ नहीं कर सकता, ऊपर नीचे दोनों जगह पे करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि मुझे ये r क्यूब मिल जाए, वो r स्क्वायर रहने दो नीचे। तो अब मुझे क्या मिला है, ध्यान से देखो, मुझे मिला f इज इक्वल टू m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1/r क्यूब, सॉरी 1/r स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये r स्क्वायर और ये r दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये r क्यूब हो गया जो मेरा यहां पे आ गया। ये तो नीचे है वो वहीं पे रह गया 1/r स्क्वायर। इज दिस क्लियर? m4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब ये देखो, मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और ये मुझे केपलर ने बोला है कांस्टेंट है। तो फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ मेरे पास क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k, वेयर k इज कांस्टेंट, राइट। इसको निकाल के मैं 1/k डाल सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू m4 पाई स्क्वायर इंटू 1/k इंटू 1/r स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट है, ये सब का सब कांस्टेंट है, तो मुझे क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k डैश ले लेता हूं मैं, k डैश इंटू 1/r स्क्वायर। जब कभी भी किसी इक्वेशन में से हम कांस्टेंट हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन डाल सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा इस इक्वेशन में से, मुझे मिलेगा f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्या मिला मुझे, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। अब क्या हो रहा है न्यूटन ने, ये फोर्स जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, इसको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, विच इज एक्सर्टेड बाय दिस सन। और r स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था क्या, दो मासेस के बीच का फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कि वही लॉ है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है,
ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ये सन इस अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? ये कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू व्हाट? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस तरह से उन्होंने इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज किया या एज्यूम किया, केपलर के इस थर्ड लॉ को इस्तेमाल करके। ऑल्दो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही कमजोर फोर्स है, और बड़े बड़े मासेस जहां पे हो, मतलब और सन, ऐसे स्टार्स, प्लैनेट्स, वहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ऐसे नहीं कि दो लोगों के बीच में एक्सर्ट नहीं करता, दो चीजों के बीच में तो छोटे एक्सर्ट करता है, पर उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता क्योंकि बहुत वीक फोर्स है। भले वीक फोर्स है पर पूरे यूनिवर्स को वो चलाता है। दिस क्लियर? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एग्जाम्पल हम हमारे टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं। टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि दो लोग महेंद्र और विराट, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, दो लोग 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो ये एक विराट कोहली, महेंद्र सिंह दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, और ये है 75 kg का और ये है 80 kg का। दोनों के वेट्स भी दिए हुए, ठीक है। 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों है और इनके वेट्स ये है। तो बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, डू दे एक्सर्ट एनी फोर्स एंड व्हाट इज द फोर्स दैट दे आर एक्सर्ट। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास m1 m2 है, हमारे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो मेरा m1 हो गया 75 kg, m2 हो गया 80 kg और d हो गया 1 मीटर, राइट? यूनिट सब MKS सिस्टम में, SI सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर g का वैल्यू मुझे पता है 6.67 इंटू 10⁻11। g का यूनिट याद है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट? kg स्क्वायर, सही है। अच्छा, क्या मुझे फोर्स का फॉर्मूला याद है? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बस हो गया काम, जस्ट वैल्यूज पुट करो और थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेट्स सी, G क्या है? F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 75 इंटू 80 अपॉन 1 स्क्वायर, राइट? 1 स्क्वायर 1, तो लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करते, पहले ये 75 को 80 से मल्टीप्लाई करते, 75 इंटू 8 करते, 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर, 7 8 जा 56 एंड 4 दैट इज 60, और ये 80 का एक जो 0 था वो डाल दिया, तो ये हो गया 6000। दोनों को मल्टीप्लाई करके हो गया 6000। अब ये 6000 में देखो कैसे लिखूंगा, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻3। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? 6000 मतलब 3 0, 10⁻3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। क्यों किया? ताकि इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकूं इजीली। जब दोनों के बेसिस सेम होते हैं तो इंडाइसेस जस्ट ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 प्लस 3, राइट? अब ये क्या हो जाएगा? इसको करो, 6.67 इंटू 6, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 37 38 39 40, 6 6 जा 36 एंड 40, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो मुझे क्या आंसर मिला? मुझे आंसर मिला 40.06, 40.06 इंटू 10⁻11
इंटू 10⁻11 माइनस 3 करो, 11 में से 3 गया, कितना बचा? -8। अच्छा, दिस इज द फोर्स न्यूटन। नॉर्मली जब कभी भी हम किसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब 10⁻⁻, तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देते हैं। मतलब ये डेसिमल पॉइंट को मेरे को यहां शिफ्ट करना है, तो इसको कैसे शिफ्ट करते? देखो ये 40 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 4 × 10। 40 को मैं 4 × 10 लिख सकता हूं ना। 400 को मैं 4 × 100 लिख सकता हूं ना। 100 मतलब 10⁻²। क्यों 10⁻² में लिख रहा हूं? ताकि इसके साथ मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकूं। इंटू 10⁻⁻8, ये 1 है, ये -8 है, और दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ऐड हो जाएंगे। मेरे को मिलेगा 4.006 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। राइट, मतलब ये कितना हो जाएगा? F हो जाएगा 10⁻⁻7, मतलब डिवाइडेड बाय 4.06 अपॉन ऐसे 7 जीरो होंगे। राइट, बहुत सारे 3 5 7। और अगर इसका आंसर फाइंड करने का, इसको 4 को इससे डिवाइड करने का, मतलब 0.0000060 और फिर बाद में 4006, मतलब ये 0 को तो छोड़ ही दो, इतना न्यूटन फोर्स है। 0.0000006। मतलब क्या ये महेंद्र इस विराट पे और विराट इस महेंद्र पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? हाँ, बट ये इतना छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पर वो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे फोर्स मिल गया, तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, किसका? ये कौन है? विराट। लेट्स सी, ये विराट है। विराट का एक्सीलरेशन क्या होगा? तो मुझे पूछ रहे हैं वो कि महेंद्र इतना फोर्स डाल रहा है इसके ऊपर, तो अगर फोर्स गिर रहा है तो एक्सीलरेशन तो होगा ही। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? F = ma। फोर्स मुझे पता है, विराट का मास मुझे पता है, तो एक्सीलरेशन में फाइंड कर सकता हूं। एक्सीलरेशन = F/m। वो कितना होगा? 4.006 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 80। राइट, ये 80 मतलब 8 इंटू 10। 10 अगर नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁻⁻1। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखो, अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 7/10, तो मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7/10⁻1। डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻², या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 10⁻²। क्लियर? ओके, ये सब हमने 8 में किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, इसको 4.00 को 4 कंसीडर करता हूँ, 4/8 इंटू 10⁻⁻8। 4 1 4 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0.5, हाफ मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻8। -8 मतलब 0.0000070 रहेंगे, और 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा है क्या? राइट, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। 0.00000 कितने हैं? 7 0 और 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड मतलब इतना मीटर जाएगा 1 सेकेंड में। कितना मीटर? ये इतना एक्सीलरेशन है, पर अगर अब मैं उसकी स्पीड कैसे बढ़ते जा रही है वो भी पकड़ू, तो 0.0000 से इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। राइट ना? सेंटीमीटर में अगर आपको पकड़ना है, आपकी स्केल को सेंटीमीटर में इतना मीटर है,
तो जो 2 जीरो हटा दो, इतना सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पकड़ना है तो और एक जीरो हटा दो, ये मिलीमीटर हो गया। तो इतना मिलीमीटर, आपका 1 मिलीमीटर इज 0 से लेके 1, ये जो स्केल है आपकी, उसके अंदर जो मार्किंग्स है, ये 1 मिलीमीटर है। तो 0.00005 मिलीमीटर कितना होता है, जस्ट इमेजिन। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मैं लेक्चर बहुत छोटे रखने वाला हूं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है? सो कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।